आज के शो में डॉलर इंटरबैंक में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अहम माशी फैसलों में ताखीर से गैर यकीनी सूरत हाल, गंभीर माशी मसाइल, क्या वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। जहां पर डॉलर जा रहा है, जिस तरह से डॉलर की कीमत को पर लग गए हैं, बहुत से सवालात नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर उठ रहे हैं। बहुत से सवालात मिफ्ता इस्माइल साहब की सलाहियत, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस पे उठ रहे हैं। यकीनी तौर पे कॉम्पिटेंट है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि इतने गंभीर माशी मसाइल को वो हैंडल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पर भी उठ रहे हैं। ये सब जानते हैं कि नून लीग के पास बहुत एक्सपीरियंस टीम फाइनेंशियल मौजूद है। बिलखुसूस इसहाक डार साहब की सूरत में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इससे पहले मईशत को संभाल चुके हैं। इसी तरह जो कोलिशन है, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और अहम लोग शामिल हैं, जो जैसे सलीम मांडीवाला साहब हैं, इसी तरह से नवीद कमर साहब हैं, और दीगर अफराद नून लीग के अंदर भी मौजूद हैं जो कि फाइनेंस को, बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं, इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन क्या मिफ्ता इस्माइल साहब तने तनहा, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ऐसे गंभीर माशी मसाइल से इस मुल्क को निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे? और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त जब ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे बल्कि बैरूनी तौर पर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, दीगर शॉक्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स हैं, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की मईशत पर हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब डेट क्राइसिस है, एक तरफ एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस है और हर तरफ से करेंसी क्राइसिस है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जिस क्राइसिस को बहुत से इकोनॉमिस्ट ये लिख रहे हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी इससे पहले पाकिस्तान ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखे हैं, लेकिन इस वाले क्राइसिस को बहुत से लोग इसके मैग्नीट्यूड और इसकी सीवियरिटी की वजह से कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो क्या मिफ्ता इस्माइल साहब इस जो भंवर में कश्ती फंसी है, इसको निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे? इस अहम तरीन सवाल को आज प्रोग्राम में उठाएंगे। और साथ साथ जो फैसले लंदन में होने हैं वो सब, और जो फैसले नहीं हुए, जिन फैसलों में ताखीर की वजह से ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, उस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। डॉक्टर वकार मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खजाना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि मैं एक्सचेंज रेट से स्टार्ट करना चाहूंगा। हमने देखा कि एक वक्त 104 रुपए था, फिर 145 हुआ, 145 से फिर 170 गया, 170 से पीटीआई जहां छोड़ के गई तकरीबन 185 पे छोड़ के गई। मुझे ये भी याद है कि जब दार साहब के जमाने में 104 से 109 हुआ था तो उन्होंने आके फौरन 1 अरब डॉलर के डॉलर्स मार्केट में फेंके थे कि उसको स्टेबलाइज किया जा सके। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट इट। और अभी भी वो कह रहे हैं कि 160 रुपए पर इसको होना चाहिए। आप उनकी टीम में रहे हैं, उनके साथ आपने काम भी किया है, आप मुझे बताएंगे कि क्या पॉसिबल है 160 होना डॉलर? और जो इसहाक डार साहब की थ्योरी है फिक्स एक्सचेंज रेट की, क्या यही मुल्क के माशी मसाइल और खासतौर पर प्राइस स्टेबिलिटी के हवाले से एक हल है, बेहतरीन हल है? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सैफान साहब। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है किसी भी मईशत के लिए बहुत अहम है, और किसी को इस बात पे नाज़ा नहीं होना चाहिए कि हमने तो इस प्राइस को, जिस तरीके से टमाटर की प्राइस है, तो उसे मार्केट की क़ुव्वतों पे छोड़ दिया है। क्योंकि एक्सचेंज रेट के जो असरात हैं वो इतने दूर रस और इतने हमागीर होते हैं कि आप चाहेंगे कि जिस हद तक पॉलिसी से ये मुमकिन हो सके कि आप उसको स्टेबलाइज करें तो यकीनन स्टेबलाइज करना चाहिए। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उसकी स्टेबिलिटी की खातिर आप रिज़र्व्स को बेमहाबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उससे ये तवक्को रखें कि एक गिरता हुआ रुपया जो है उसको आप संभालने की कोशिश करें, तो आप दीगर मसाइल में जाके जो है उलझ जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि देखिए, एक्सचेंज रेट जो है वो दर हकीकत मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उस पर उसका इन्हिसार है। तो अब अगर आपकी इंपोर्ट्स 8 बिलियन डॉलर माहाना तक चली फरवरी तक, अब थोड़ा सा उसमें कमी आई है और 6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। देखें, हम तो बमुश्किल 4 बिलियन डॉलर जो हैं उसको देखा करते थे, या जो 2018 फिस्कल ईयर है 17-18, उसमें सी पैक की बहुत सारी इंपोर्ट्स थी, तो उस वक़्त जो है
कोई 55 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई थी, जिनकी फाइनेंसिंग मौजूद थी। अब ये तो आपकी अपनी पैदाशुदा मांग है इंपोर्ट्स की, जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, और आप इसके लिए इन्हिसार कर रहे हैं कि रिजर्व्स को हम इस्तेमाल करेंगे, और रिजर्व्स आपके पास नहीं है क्योंकि आपकी आमदनी बहुत कम रही है। बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्शन है इंपोर्ट्स की, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, वो 77 बिलियन डॉलर की आ रही है। तो आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें, लेकिन ये तो बिल्कुल नाकाबिले यानी ये सस्टेनेबल नहीं है, आप इसको नहीं संभाल सकते। और इस सिमत में देखिए, मतलब यानी कि आप मार्केट में तो इस तरीके से जैसे आपने कहा 1 बिलियन डॉलर फेंक दें, उससे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस वक्त तो एतमाद का फुकदान है। इस वक्त मार्केट जो है वो बेचैन है ये जानने के लिए कि भाई ये नए लोग आए हैं, इनका गेम प्लान क्या है, इनके क्या अहदाफ हैं, इनके क्या प्लान्स हैं, और उसमें अच्छे सिग्नल्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो लंदन में तबादला ख्याल हो रहा है, इसके बाद बिलाखिर एक सूरत नज़र आ जाएगी। इस वक्त जो बड़ा मसला दरपेश है वो IMF के प्रोग्राम की बहाली की कोशिशें हैं। ये बताइएगा कि जिसके लिए IMF ने कह दिया है कि जी आपने जिस तरह बताया कि बहुत मुश्किल हालात हैं इंपोर्ट्स के हवाले से भी, और इन मुश्किल हालात के लिए हमें एक ऐसा ठोस फाइनेंस मिनिस्टर शायद चाहिए जो मेरे नज़दीक, आपका इस पर क्या ख्याल है? आपने बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी काम किया है, मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ रहे हैं। इसहाक डार साहब एक तरफ हैं, एक तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। एक एज ए इंडिपेंडेंट ओपिनियन अगर आपसे पूछूं, मिफ्ता इस्माइल साहब का तजुर्बा और फिर इसहाक डार साहब का तजुर्बा, क्या आपको लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब संभाल सकते हैं ये सारे मामला? देखिए, मतलब यानी इस वक्त शायद नून लीग के पास बेहतरीन इंतखाब जो है वो मिफ्ता इस्माइल ही का था, क्योंकि वो कुछ अरसे के लिए ये काम कर भी चुके हैं, और उसके अलावा तो मुझे कोई और नज़र नहीं आता। और इसहाक डार साहब यहाँ हैं नहीं, तो लिहाजा ये चुनाव तो नहीं हो सकता इन दोनों ऑप्शंस के दरमियान में। अब देखिए, एक तो ये कि हुकूमत होती है, पूरी की पूरी कैबिनेट है, तो सब ने मिलकर बाहमी मशावरत से ये दूररस फैसले करने हैं। और इस वक्त जो मैं जैसा आपसे अर्ज़ कर रहा था, सबसे बड़ा फैसला जो लाहक है, जिसकी IMF जिसका तकाजा कर रहा है, वो जो साबिका वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया है 1 मार्च से, वो बिल्कुल बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा उसका बोझ है, वो संभाला नहीं जा सकता। जून तक वो है, अगर आप उसको इस वक्त हटाते हैं तो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आवाम से उसका आना है। पेट्रोल में बढ़ाना, ये आवाम की बिसात से, इस्तिताअत से बहुत मतलब जो है, लेकिन वक़ार साहब ये इसको अगर करना भी है तो इसमें थोड़ी सी, बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस की तरफ भी हम जाते हैं तो इलेक्शंस की सूरत में भी जो हुकूमत आती है, अगर उसकी बिलफर्ज 200 सीट्स भी हैं, तो क्या वो ये मुश्किल फैसला, यानी कौन इस पॉलिटिकल जो ये अपनी जो कॉस्ट है इस करेक्शन की उसको बेयर करेगा? कोई कर सकता है? आपको लगता है कोई भी आके, यानी कोई भी PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी आती है और वो ये करेगी, तो वो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कर सकती है बेयर इस बर्डन को? बिल्कुल कर सकती है, अगर उसके पास सियासी सरमाया हो, आवाम से उसके पास मैंडेट हो, तो वो सख्त, मुश्किल और गैर मकबूल फ़ैसले कर सकते हैं अपनी इब्तदाई 2-1 साल के अंदर। फिर उसके बाद वो जो खिड़की है वो बंद हो जाती है, और आपको फिर मतलब जो भी कोई आवाम की मकबूलियत का ख्याल करना पड़ता है। तो इंतखाबात से अगर किसी को अक्सरियत मिलती है, वाज़े अक्सरियत मिलती है, तो फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि ये मुश्किल फ़ैसले वो कर सकते हैं। सही। अच्छा, फिर ये जो हमने जो एक्सचेंज रेट है जिस पर हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस पर, जिस तरह से हमने एक्सचेंज रेट को छोड़ा हुआ है? क्या ये फीजिबल है? अगर बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी आप होते, या फिर जिस तरह इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि 160 पे वो लेकर आते, अगर 160 पे लाना है, इसहाक डार साहब जिस तरह कह रहे हैं, क्या मुमकिन है इसको इस वक्त 160 रुपए पे लाना? और
फीजिबल भी है पाकिस्तानी मीशत के लिए? देखिए, मैं कहूँगा इब्तदाई तौर पे इस वक्त जो एक फ्री फॉल है इसे रोकना बड़ा ज़रूरी है। और ये उसी सूरत में रुकेगा जब आपका कोई गेम प्लान सामने आए ना। मैं देखें आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप मतलब इंपोर्ट्स को, बहुत सारी इंपोर्ट्स ऐसी हैं जिनको आप बंद कर सकते हैं और इनके लिए कह सकते हैं कि भाई हम इनके लिए अपना जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर इसके साथ ही आप अब देखें ना, सैकड़ों चीज़ें हैं, लोग मतलब अपने कुत्ते बिल्लियों का जो है वो फूड भी बाहर से मंगाते हैं और फल भी बाहर से आ रहे हैं और अखरोट भी बाहर से आ रहे हैं और मतलब खुश्क मेवाजात भी आते हैं। बेशुमार चीज़ें हैं। आप इन सब को फ़िलहाल मतलब 3 महीने के लिए आप इन पर बिल्कुल मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे, जनाब हम इनके लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि आपने कार बनाने वालों को बंद नहीं कर देना, तो आप वहाँ पर बड़ी सख्त रेगुलेटरी ड्यूटी जो है लगा दें और ये आप 2-1 दिन के अंदर कर दें ये काम। और आप ये काम करेंगे तो इससे फ़ौरन एक सिग्नल जाएगा कि भाई मतलब ये लोग आ गए जो इंपोर्ट्स को नहीं बढ़ने देंगे और इंपोर्ट्स पे अब प्रीमियम होगा और जिसने इंपोर्ट करानी है। अच्छा, दूसरा आप ये देखें जनाब कि इतनी मतलब आप अगर ये कर भी रहे हैं तो किसी किस्म की कोई रैशनिंग वगैरह करें, किसी किस्म की कोई चीज़ करें जिससे तेल का इस्तेमाल, डीजल का इस्तेमाल, इसके अंदर कोई तो कमी आए। क्योंकि आप जितना लोग मांग रहे हैं अगर आप उसको इंपोर्ट करते रहेंगे तो जनाब मतलब आपके पास फिर इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। आपको मैं बताऊं कि अभी 8 महीने के अंदर जी डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे, एक थ्योरी ये भी होती है कि जो डिवैल्यूएशन हो रही है। अच्छा, एक ब्रेक ले रही है नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब से मजीद सवालात एक्सचेंज रेट के हवाले से। फ्री फॉल को रोकना होगा, ये तो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसको रोकना होगा, रोकने के तरीक़ाकार बता रहे हैं। और मजीद सवालात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बहुत अहम सवाल तफसीलन हम पूछ रहे हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब से, जो खुद हैंडल कर चुके हैं अहम माशी उमूर को और ऐसे माशी मसाइल को फेस भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्योंकि ये जो इस वक्त हालात हैं, इस वक्त एक फ्री फॉल है, आपने कहा इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए और इन फैसलों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक खामोशी सी है। यानी इससे पहले जो हुकूमत थी, जब डॉलर बढ़ता था तो वो कहते थे इमरान खान साहब के मुझे टीवी से पता चला कि डॉलर बढ़ गया। अब जो हुकूमत है ये उस वक्त क्रिटिसाइज करती थी, यानी मुफ्ती साहब के ट्वीट्स मेरे पास हैं, वो कहते थे कि ये IMF हमें नहीं बेचने देगा डॉलर्स, हम कुछ नहीं कर सकते, ये यहाँ तक चला जाएगा, वहाँ तक चला जाएगा। आज इनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। क्या ये बाय डिज़ाइन होता है IMF प्रोग्राम में, यानी उस प्रोग्राम या उन टॉक्स से पहले कि हम एक्सचेंज रेट को जाने देते हैं एक लेवल तक, और जो हमारा मुआहदा हो जाता है IMF से या जो भी वर्बल या रिटन हो जाता है और उसको हम वहां तक जाने देते हैं? क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी कहते हैं कि हम इस तरह जानबूझ के डिवैल्यूएशन करते हैं फॉर द IMF प्रोग्राम। इज इट ट्रू? क्योंकि आप बहुत सी टॉक्स में भी रहे हैं, आपने बहुत से IMF प्रोग्राम्स भी देखे होंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये हो रहा है। अच्छा। और इस वक्त की जो आपको एक तरह से अमल नज़र नहीं आ रहा, उसमें कोई हिस्सा इस बात का भी हो सकता है कि गैर मुतवक्को तौर पर ये लोग हुकूमत में आए हैं। बड़ा वक्त तो इन्होंने अपोजिशन ही में गुजार दिया और यकबैक ये मौका मिल गया कि इनमें इत्तेहाद हो गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गई और तब्दीली आ गई। तो ये उसका भी असर हो सकता है कि आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, और क्योंकि एक तरह से आपको अभी ये भी नहीं मालूम कि कितने दिन आप ये काम करना चाहते हैं और कब इलेक्शन में जाएंगे। तो मैं तो किसी हद तक ये अलाउंस दूंगा इस बात का, लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो रहा है। देखिए, 1 महीना तो हो गया, आज हम बैठे हुए हैं और आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई थी और 1 आध दिन के अंदर नया वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी हो गया था। तो 1 महीना बहुत होता है और आपके पास हैं ही 15 महीने, 14 महीने, 16 महीने, तो 1 महीना तो इसमें निकल गया।
अब आप आएँ और जो मैं आपसे 2-4 तजावीज़ मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें तो कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त सिग्नल जाएगा मार्केट में और इसका आप एक्सचेंज रेट पे भी असर देखेंगे और इससे ये उम्मीद हो चलेगी कि जनाब ये जो बेमहाबा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा था बिलाखिर इसको लगाम दी जा रही है और इससे इस्तेहकाम मार्केट में पैदा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि दूसरी तरफ आपकी जो बोरोइंग है, जो गवर्नमेंट की अपनी बोरोइंग है, एक तरफ टी बिल यील्ड्स जहां पहुंच चुकी हैं और इस सूरत हाल के अंदर जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती तो टी बिल यील्ड्स बढ़ रही हैं, खुद हुकूमत का अपना जो कर्जे हैं उस पर उसकी जो सूद उसको अदायगी है उसमें इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ बिजनेसेस रन नहीं कर पा रहे, उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गई है, उनकी डेट सर्विसिंग बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में एक्सचेंज रेट तो एक तरफ है, ये दूसरी तरफ ये जो सूरत हाल बन चुकी है, इस बारे में कोई रेमेडी नहीं, कोई हमें हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। तो आखिरकार एक महीने के अंदर कुछ आपको फर्क महसूस भी हुआ? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हुकूमत में है ही नहीं, एक फ्री फॉल चल रहा है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है खुदा ना खास्ता। डॉक्टर साहब हाँ, ये तो देखिए हम शुरू में इस बात को नोट कर चुके हैं कि जनाब अभी तक कोई माशी प्लान हमारे सामने नहीं आया और आपने तवज्जो दिलाई है। आज मेरा मजमून भी छपा है बिजनेस रिकॉर्डर में फिस्कल क्वागमायर का और उसमें मैंने तफसील से बताया आपने है 250 अरब रुपए का जिक्र किया है जो कि 1% से तकरीबन 250 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। एक देखिए ना, इतना फ़र्क पड़ता है और इस दौरान में यानी कि आपने साल शुरू किया था तो 7% का था और अब 8% जो है वो बढ़ चुका है, यानी कि टी बिल का रेट और अब 15 पे है। लेकिन देखें जी, किसी हद तक ये इन्फ्लेशन का भी जो है इसका विलन ऑफ द पीस इज़ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है उसमें कुछ हाथ जो है वो बैरूनी अवामिल का है, आपके सामने ही है। सारी दुनिया में जो है अगर पाम ऑयल 1800 पे चला गया है तो आप मतलब किससे रोना रोएंगे, या तेल की कीमत जो है वो अभी $108 थी, 126 तक चली गई थी, चले खुद नीचे आ गई। हम तो छोटे मुल्क हैं और हमारे सामने ये जो एग्जोजिनस शॉक्स हैं वो आते हैं और हम मतलब उनके बहाव में जो है बहते चले जाते हैं। तो हमें बस उम्मीद करनी चाहिए कि ये इन्फ्लेशन किसी तरीके से टूटे और जो मैं बातें आपसे रख रहा हूँ उससे ये भी इस तरफ भी उसके जो हैं असरात पड़ेंगे। आप मतलब ये रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाएंगे कारों वगैरह के ऊपर तो उससे आपके रेवेन्यूज़ भी अच्छे होंगे और आपका बजट डेफिसिट छोटा मोटा वो कम तो होगा। लेकिन ये फैसले तो डॉक्टर साहब इनकी भी टीम है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, दीगर लोग हैं, खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में उन्होंने PhD किया हुआ है। तो ये कोई ऐसे फैसले तो नहीं कि जो रॉकेट साइंस हैं और हर आर्टिकल में कॉलम में आपने जिस तरह बेहतरीन तरीके से आज भी लिखा है और दीगर लोग भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। साकिब शिरानी साहब का उस दिन मैं कॉलम पढ़ रहा था, दीगर लोगों के शब्बर जैदी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है। तो ये चीज़ें ऐसी तो नहीं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ऐसे इकदाम तो नहीं है। ये करने में इतनी देरी, 1 महीना गुजर गया, कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा, कोई फैसला ही नहीं आया सामने और उनके फैसलों में ताखीर की वजह से आज ये सूरत हाल है जिसका मुल्क को सामने है। मेरे ख्याल में मैं हुस्न ज़न रखते हुए यही कहूँगा कि लंदन से वापसी के ऊपर कोई एक गेम प्लान हमारे सामने आना चाहिए। और वक़ा साहब, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है, हमें कितने अरब डॉलर दरकार हैं, कितने हफ्तों के अंदर फौरी तौर पे दरकार हैं, और अगर ये 15 तारीख को नहीं होता रिव्यू 18 यानी पेट्रोल प्राइसेस, तो 18 तारीख को जो दोहा में टॉक्स IMF की अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो जो विद इन फ्यू वीक्स हमें फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है हम अगर पूरी नहीं कर पाते तो खुदा ना खास्ता क्या आपको लगता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड डिफॉल्ट सिचुएशन इस तरफ मामला जा सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान ने आज तक तो डिफ़ॉल्ट किया नहीं है, ठीक है ना। 1 सन 71 के अंदर मामूली सा एक डिफ़ॉल्ट हुआ था और वो भी मुल्क ब्रेकअप हो गया था, उसकी वजह थी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और हमारे दोस्त ममालिक हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है। चाइना के अभी $2.25 बिलियन आने हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। और आप अगर उनसे और भी मदद
तकाजा करेंगे तो वो उसको भी खुश आमदेद कहेंगे। वो उन्होंने जितनी मदद की है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कभी मैंने नहीं देखा कि इतनी जनरसली जो मदद चीन ने हमारी की है फाइनेंशियल साइड पर और मतलब हमारे रिजर्व्स बिल्डअप के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स में, लॉन्ग टर्म्स भी और शॉर्ट टर्म दोनों में उन्होंने बेपनाह हमारी मदद की है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसी, और फिर हमारा डेट जो है देखें IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB का है या चाइना का है, जो पेरिस क्लब का है वो $10 बिलियन का है। तो मतलब हमारा कोई ऐसा डेट नहीं है। हमारा बमुश्किल 8% हमारा जो है वो यूरो बॉन्ड्स वगैरह और सुकूक वगैरह हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है इंशाअल्लाह ताला जो हमें नहीं, जो स्ट्रक्चर क्या है वकास साहब, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था तकरीबन 22% कमर्शियल लोन्स हैं, 40 से कुछ परसेंट जो है वो मल्टीलैटरल हैं और बाकी 28 को 30% के करीब बायलैटरल लोन्स हैं। यही स्ट्रक्चर है ना, और इस स्ट्रक्चर में आपको लगता है कि हमें इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं आएगा, खुदा ना खासा डिफॉल्ट वाली सूरत हाल? जी देखें, आउट ऑफ 97 बिलियन के करीब जो अभी लेटेस्ट मेरे पास नंबर्स हैं, उसमें $41 बिलियन तो मल्टीलैटरल के हैं और उसके बाद ये 31 बिलियन जो हैं वो बायलैटरल हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हैं चाइना के हैं और पेरिस क्लब के सिर्फ $10 बिलियन हैं। बाकी कमर्शियल और ये जो हैं ये होंगे कोई 10-15% एडअप करके, और वो भी चाइना सबसे नंबर 1 है उसमें भी। अच्छा, सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फका गुफ्तगू हमने करी। नाज़रीन, अहम तरीन माशी मसाइल खास तौर पे एक्सचेंज